हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए आज की कविता को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य आत्मकथा को कहते हैं बच्चों। आत्मकथा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के विषय में खुद कुछ लिखता है, बताता है, तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। पहली जो आत्मकथा लिखी गई थी वो अर्धकथानक थी, जो बनारसी दास जैन जी के द्वारा लिखी गई थी 1641 में। एक और शब्द होता है बच्चों जीवनी। जीवनी को इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में कोई दूसरा व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी यानी जीवनी कहते हैं। तो ये जो आत्मकथा है, आत्मकथा जो कविता है, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। हुआ क्या था बच्चों कि एक पत्रिका होती है, हंस नाम की पत्रिका, जिसके संपादक प्रेमचंद जी थे। 1930 से 36 के बीच में रहे थे ये। तो इसमें जो कवि और लेखक होते थे उनकी रचनाएं छपती थी। तो ये डिसाइड हुआ सभी लेखकों और कवियों के बीच में कि इसका एक विशेषांक निकालते हैं, जिसमें सभी कवि और लेखक जो हैं वो अपने अपने आत्मकथा लिखेंगे उसमें। तो क्योंकि उस समय जयशंकर प्रसाद जी भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वो नाटक भी लिख रहे थे, कहानियाँ भी लिख रहे थे, कविताएं भी लिख रहे थे, और उस समय वो स्कंदगुप्त नाम का नाटक लिख रहे थे जो बहुत वायरल हो रहा था। तो सभी लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा इस हंस पत्रिका में लिखें, इसके लिए अपनी आत्मकथा लिखें। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं घटित हुआ है जिसको मुझे लिखना पड़े। आप लोग ही मुझे बड़ा मान रहे हैं, मैं अपने आप को नॉर्मल इंसान मानता हूँ और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी पड़े। तो इन्होंने उनको मना कर दिया था। लेकिन फिर भी इनके जो अभिन्न मित्र थे, एक अच्छे दोस्त थे, उन्होंने एक पत्र लिखा इनको कि नहीं, आपको तो अपनी आत्मकथा लिखनी ही पड़ेगी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा न लिख करके इस कविता के रूप में अपने जीवन की बात को बताने की कोशिश की है कि मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। तो यही इस कविता में बताया गया है। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहा है यहाँ पे कवि कि मधुप का मतलब होता है बच्चों मन रूपी भौरा। ये जो पूरी कविता है ये लाक्षणिक शब्दावली में है और इसमें जगह जगह पे आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेंगे। तो ये पहली ही लाइन में पहला ही जो शब्द है मन रूपी भौरा यानी रूपक अलंकार है। तो कह रहा है कि मेरा मन रूपी जो भौरा है वह मेरे अतीत की कहानियों को याद करते हुए कुछ गुनगुना रहा है। क्या गुनगुना रहा है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जैसे कोई हरा भरा वृक्ष होता है और एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो सारी गिर जाती हैं मुरझा करके। तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ठीक ऐसा ही मेरे जीवन में हो रहा है कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, और मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं लिखूं। मेरा जीवन तो उन पत्तियों के समान है जो पेड़ से झड़ करके मुरझा करके ख़त्म हो रही हैं, नीचे गिर रही हैं। क्या हुआ था बच्चों कि इनकी 3 शादियाँ हुई थी और तीनों ही शादियाँ इनकी फेल हो गई थी। पहली जो शादी हुई थी 1909 में हुई थी, कुछ साल चली, उसके बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई क्षय रोग के कारण। फिर दूसरी शादी की इन्होंने सरस्वती देवी जी के साथ 1917 में, तो वो भी 2 साल बाद ही गुजर गई, वो भी क्षय रोग के कारण ही। तीसरी शादी हुई कमला देवी जी के साथ जो 1919 में हुई, उनसे एकमात्र पुत्र पैदा हुआ 1922 में, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चली और लास्ट में इनको भी एक बीमारी हो गई थी, क्षय रोग की ही बीमारी हो गई थी, जिसको कि इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या टीबी कहते हैं, जो फेफड़े की बीमारी होती है, जीवाणु के कारण होती है। तो वो इनको हो गई थी। एलोपैथिक भी चली, होम्योपैथिक भी चली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चली, लेकिन इनका जीवन नहीं बचा और 14 नवंबर 1937 को ही 47 वर्ष की उम्र में ये गुजर गए। लेकिन इनके जीवन जितना भी रहा 47 साल का, उसमें भी बहुत सारे अप एंड्स डाउन्स आए।
तो लेखन के क्षेत्र में तो ये प्रसिद्ध हो रहे थे, कहानियाँ भी लिख रहे थे, नाटक भी लिख रहे थे, उपन्यास भी लिख रहे थे, कविताएं भी प्रसिद्ध हो रही थी, लेकिन इनका जो सामाजिक जीवन था, वैवाहिक जीवन था, वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। तो इसलिए इनको लगता है कि इनका जो जीवन है वो उस पेड़ के समान है जिसकी सारी पत्तियां नीचे गिर रही हैं। तो फिर कह रहा है कि आगे, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कि गंभीर का मतलब गहरे, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, है ना, अंत के आगे ए उपसर्ग लगा दिया तो अनंत बन गया, है ना। तो इस गंभीर गहरे अनंत नीलिमा मतलब आसमान की बात हो रही है, इस गहरे नीले आसमान में असंख्य जीवन इतिहास, की बहुत सारे लोग आए और चले गए हैं, बहुत सारे लोगों ने दूसरे के विषय में जीवनी लिखी हैं, बायोग्राफी लिखी हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उन लोग के ऊपर इस संसार के लोग बहुत उपहास करते हैं। मलिन का मतलब गंदा, उपहास मतलब मजाक, बहुत गंदा मजाक करते हैं, व्यंग रूप में मजाक करते हैं। पहले तो उनके जीवन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उनके ऊपर बहुत ही बेकार मजाक करते हैं। कौन? ये इस संसार के लोग, यहाँ लोग का मतलब लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस संसार में बहुत सारे लोग आए हैं और ऐसे ही चले गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को लिखा है, लेकिन उसको लिखने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी ऑटोबायोग्राफी का मजाक उड़ाया है। उसके बाद देखिए, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कि तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता या अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें कह दूं। तुम्हें पता है कि संसार के लोग बहुत स्वार्थी हैं, बहुत मतलबी हैं, और वो क्या करते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। तो क्या तुम्हें ये ठीक लगेगा कि ऐसा करने के, ऐसा जानते हुए भी फिर भी मैं अपनी दुर्बलता को, अपनी दुख तकलीफ़ों को कविता के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से कहूँ। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, कि तुम सुनकर क्या सुख पाओगे, अर्थात तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। देखोगे यह गागर, गागर का मतलब मटका, घड़ी, रीति का मतलब खाली, कि तुम जब मेरे जीवन में झांक करके देखोगे, अर्थात मेरा जो आत्म परिचय है, आत्मकथा है, उसको पढ़ोगे, तो तुम्हें लगेगा कि जैसे एक मटका है, हम ये सोच करके उसके पास जाते हैं कि शायद वो भरा होगा, उसमें पानी होगा, आशा से जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो मटका खाली रहता है। तो ठीक ऐसा ही मेरा जीवन है, खाली जीवन है बिल्कुल, उसमें कोई भी हंसी खुशी की बात नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर व्यंग कर रहे हैं जो कवि का मजाक उड़ाते हैं, जो उन पे व्यंग करते हैं, उन लोगों को कह रहे हैं कवि कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, तुम ही गागर को खाली कर रहे हो, अर्थात तुम ही मेरी आलोचना कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। अपने को समझो, इसलिए अपने आप को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि मेरा रस ले करके, मेरे जीवन को जान करके कहीं तुम ऐसा नहीं है कि फिर बाद में तुम भी मेरा मजाक उड़ाओ। ये आलोचना करने वाले लोगों को, उन कवियों लेखकों को कवि संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही मेरा मजाक उड़ाने लग जाओ बाद में। इसलिए अपने आप को समझो कि तुम क्या चाहते हो, मेरा रस ले, मेरा जीवन, दुख ही जीवन का आनंद लेने के लिए कर रहे हो ऐसा, या फिर सचमुच तुम्हें सहानुभूति है और तुम चाहते हो कि मेरी प्रसिद्धि हो, मैं कुछ इसलिए लिखूं। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ पे क्या करे, विडंबना मतलब दुर्भाग्य, कि यह दुर्भाग्य ही है कि मेरा सरल जीवन है और मैं नहीं चाहता कि इस सरल जीवन की कोई हंसी उड़ाए। मैं अपनी भूलें बताऊं, अपनी गलतियां बताऊं, या फिर औरों के धोखे बताऊं, क्या बताऊं? हे दोस्त, तुम ही मुझे बताओ कि मैं अपने आत्मकथा में क्या लिखूं, क्योंकि मुझे जीवन में धोखे भी मिले हैं और मैंने जीवन में बहुत भूलें भी की हैं, गलतियां भी की हैं। तो क्या तुम चाहते हो अपनी भूलों को बताऊं या फिर धोखों को बताऊं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप ही मुझे बताइए।
फिर आगे कहते हैं यहाँ पे कवि, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल मतलब अच्छी, गाथा कैसे गाऊं कि वो सुंदर दिनों की जो यादें हैं उनको मैं कैसे गाऊं, लोगों के सामने कैसे लाऊं, मैं नहीं लाना चाहता। मधुर चांदनी रातों की, मधुर मतलब अच्छी मीठी यादें, जो चांदनी, यहाँ पर अपनी प्रेयसी को याद करते हुए, जो उनकी पत्नी है उनको याद करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं उन जो अच्छी चांदनी, सुंदर चांदनी रातों की बातों को मैं किसी के सामने, अपने जीवन के जो निजी क्षण हैं उनको मैं किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उन कहानियों को, उन बातों को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, और मैं अपनी पत्नी या प्रेयसी के साथ हंसते हुए, खिलखिलाते हुए मैंने जो बातें की थी वो अपनी निजी बातों को भी मैं किसी से शेयर करना नहीं चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कि मैं वो जो सुख देखता था, जिसका मैं सपना देखता, जिस सुख का मैं सपना देखता था, वह सुख मेरे जीवन में बहुत थोड़े समय के लिए आया और फिर वो चला गया। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे गले लगने, आलिंगन का मतलब गले लगना, कि मुझे लगा कि वो सुख मेरे गले लगेगा और लगते लगते ही वो भाग गया मुझसे। मुस्का का हमने ये लोकल शब्द का प्रयोग किया गया, स्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम उसमें विशेष, कविता में विशेष में लिख सकते हैं कि ये स्थानीय शब्द है। आलिंगन भी संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है, इसको देख सकते हैं। स्वप्न भी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो कह रहा है कि मैं जिस सुख का सपना देखता था वो एक बार मेरे पास आया और ऐसा लगा कि वो मेरे जीवन भर, मेरे जीवन में ही रहेगा, लेकिन वो चला गया। यानी कि दुख मेरे जीवन में ज़्यादा समय के लिए रहे और सुख मेरे जीवन में बस थोड़े दिन के लिए आए और चले गए, जिन सुखों का मैं सपना देखता था। यानी कि आपको पता है इनका वैवाहिक जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा नहीं चला था। तो एक के बाद एक बीमारियां आती गई, पत्नियां साथ छोड़ती चली गई, पुत्र भी बहुत बाद में पैदा हुआ, बहुत सारी परेशानियां हुई, खुद भी टीबी से ग्रसित रहे। उसके बाद आगे देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर अपनी जो उनकी पत्नी है या प्रेयसी है, स्पष्ट नहीं कहा गया है कि किन की बात की जा रही है, लेकिन कहा रहा है कि जिसके अरुण कपोलों, अरुण का मतलब लाल, कपोल मतलब गाल, जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, यहाँ अपनी उन्हीं की बात कर रहा है। अनुरागनी उषा लेती थी, अनुरागनी का मतलब प्यार भरी, प्रेम भरी, उषा मतलब सुबह, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले का जो समय होता है, जब आसमान में लालिमा छाई रहती है तो उसको हम उषा बोलते हैं। तो प्रेम भरी, अनुराग भरी जो उषा थी, वो ऐसा लग रहा है कि वो जो अपनी लालिमा थी वो किससे ले रही थी, उसकी प्रेयसी के लाल लाल गालों से ही वो जो उषा थी वो प्रेम भरी सुबह की लालिमा ले रही थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथ की पंथा की, कि उसकी जो स्मृति थी, उसकी जो यादें थी, वो ही मेरे जीवन में पाथे के समान बनी। पाथे का मतलब होता है रास्ते का भोजन। तो मेरी प्रेयसी की, मेरे जीवन की जो सुखद यादें हैं वो ही मेरे जीवन रूपी रास्ते का भोजन है। अर्थात मैं अपने जीवन में जो सुखद दिन थे उन यादों को ही लेकर के मैं जी रहा हूँ, और वो यादें मेरे लिए ऐसा है कि जैसे रास्ते में कोई पथिक जाता है, रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है और वो अपने साथ भोजन लेकर के जाता है, तो जब वो थक जाता है तो वो खाना खाता है तो उसको आत्म तृप्ति होती है। ठीक ऐसे ही मैं इस जीवन रूपी पथ पर बढ़ रहा हूँ, और इस पथ पर बढ़ते हुए जो अच्छी यादें हैं, जो बहुत प्यारी यादें हैं, वो ही मेरे लिए, जब मैं निराश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो वो यादें ही मेरे लिए रास्ते के भोजन के समान बन रही हैं। पथिक का मतलब जो रास्ते पे चलता है, पंथा मतलब रास्ता। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, सीवन मतलब धागा, जिस सिलाई, उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा, कंथा मतलब गुदड़ी, यहाँ पे अंतर्मन की बात की गई है, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। तो एक अर्थ इसका कंथा का अंतर्मन होता है, दूसरा गुदड़ी होता है। तो कह रहा है कि मेरी जो गुदड़ी है उसकी सिलाई उधेड़ करके क्या देखोगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अर्थात मैंने उसको सील दिया है। मेरे जीवन की जो भी कड़वी और अच्छी यादें हैं मैंने उनको बंद कर दिया है, अपने अंतर में कहीं बहुत गहराई में दबा दिया है,
उनको तुम क्यों कुरेदना चाहते हो। अर्थात मैं अपने जीवन की जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं हैं उनको मैं किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहता। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरा जीवन बहुत छोटा है, आपको पता है ना, उनका जीवन 47 ईयर की एज में ही वो गुजर गए थे। तो जीवन बेशक छोटा था लेकिन उनके जीवन में घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई, यानी दुख बहुत बड़े बड़े आए। बैक टू बैक एक एक करके उनकी पत्नियां उनका साथ छोड़ती चली गई और खुद वो बीमारी से ग्रसित रहे। तो इस कारण से कह रहा है कि मेरा छोटा सा जीवन है, क्या तुम चाहते हो कि इसकी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनको मैं संसार के सामने आत्मकथा के रूप में उजागर करूं। क्या है अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये दोस्तों, क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि मैं दूसरों की ही सुन लूं और अपने दुखों को मैं दूसरे के सामने ना सुनाऊं और चुपचाप रहूं। सुनकर तुम क्या भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं सकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कि तुम सुनकर क्या भला होगा, कुछ भी तुम्हारा भला नहीं होगा। मेरी जो आत्मकथा है जो बहुत भोली है वो सो रही है और अभी समय भी नहीं है। मैं अपने जीवन के जो दुख हैं उनको दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ दुनिया के सामने। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन मतलब चुपचाप, व्यथा मतलब कहानी। जो दुख तकलीफ हैं वो कहीं अंतर्मन में दब गए हैं और सो गए हैं। मैं उनको दोबारा वापस आत्मकथा के रूप में लिख करके दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये समय भी नहीं है और तुम्हें भी कोई बहुत विशेष फ़ायदा नहीं होगा। मेरा जीवन बहुत सीधा और सरल है, मेरी आत्मकथा बहुत भोली है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को एक्साइटमेंट हो, किसी को विशेष लगे कि हाँ इनके जीवन को पढ़ना चाहिए। तो ऐसा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है जिसको जानने में रुचि लोगों की हो। इसलिए हे दोस्तों, मुझे जैसा मैं हूँ ठीक वैसे ही रहने दो। मैं अपनी जो सुख और दुख के जो दिन थे किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो ये थी बच्चों आत्मकथा, जिसको कि कविता के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और आशा है आपको समझ में आई होगी। ये जो पूरी कविता है बच्चों, ये रूपक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। जैसे गागर रीति है ना, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है और मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा संस्कृत के शब्द आपको जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, संस्कृत के शब्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप विशेष में जब सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो विशेष में आप ये भी लाइन लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे बहुत सारे शब्द, जैसे स्मृति है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अरुण है, ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। अनुरागनी, उषा, कपोल, प्रवंचना, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हमें संस्कृत के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों कविता आपकी आत्मकथा है। आशा है समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर दोबारा से देख लेना। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हम ही सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अपने आप पे विश्वास रखें और बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई करें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।